हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ्स में। तो आप सब लोग ये बोल रहे थे कि सर डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन मैंने प्रैक्टिस क्लासेस तो है ही साथ के साथ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको जो डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं। इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो। क्योंकि आपको भी एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूबर्स ये कहते हैं, ज्यादातर मोस्टली ये बोलते हैं कि डीएसएसबी कोई सिलेबस डिफाइन नहीं करती है। हाँ, मैं भी मानता हूं कि डीएसएसबी ने कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया है, लेकिन एक बात तो समझने वाली ये है कि अगर डिफाइन नहीं किया है तो सिलेबस कहीं ऐसा तो है नहीं अमेरिका से आता हो वो सिलेबस, ऐसा तो है नहीं भाई यूएस का, ऑस्ट्रेलिया से पूछा तो जाता है, जो इंडिया में पढ़ाया जाता है वहीं से पूछा जाता है। और है क्या, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, थोड़ा सा मास्टर ग्रेजुएशन है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि वो क्वेश्चंस, वो थ्योरेटिकल पार्ट इस बार इतना ज्यादा पूछ लिया था कि वो ना तो किसी टीचर ने पढ़ाया था और ना ही किसी स्टूडेंट ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हुए थे, बहुत सारे साथियों के सिलेक्शन हुए थे। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं आपको भी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप भी इस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया है, जिस तरीके से हमने आपको सिलेबस कवर कराया है, जैसे हमने यूपी टीजीटी के लिए आपको पढ़ाया है, सेम सिलेबस वहां भी आपका हेल्पफुल रहेगा। कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई नई चीजें आती हैं तो वो हमें भी देखनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा मैं सर्वज्ञाता हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं चीजों को, जब कोई चीजें नई आती हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, उन बुक्स को उठाया जाता है, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो चाहे वो मास्टर ग्रेजुएशन की हो, उनसे कलेक्ट किया जाता है, तब आप तक पहुंचाया जाता है। अगर वहां शॉर्ट ट्रिक बनती है तो शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको पहुंचाया जाता है, और जहां शॉर्ट ट्रिक नहीं बनती वहां विदाउट शॉर्ट ट्रिक के साथ आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको यह भी एनालिसिस हो जाएगा, क्या हम डीएसएसबी को क्रैक आउट कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर वो एबिलिटी है, क्या हमारे अंदर वो जुनून है, क्या हमारे अंदर वो जोश है जिससे कि हम डीएसएसबी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। और मैं सभी यूपी टीजीटी पीजीटी वाले साथियों को भी बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। अब देखो, ये डीएसएसबी टीजीटी 2021 का ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा है, आप देख के बता दीजिए। बहुत सारे साथी जो मेरे से पढ़े होंगे, मैंने यूपी टीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। अगर जिसने मेरे से पढ़ा है वो देखते ही आंसर बता सकता है। ये डीएसएसबी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप बताइए, ये क्वेश्चन कोई टफ है क्या? भाई साहब, हर एक एग्जाम में 20 to 30% थोड़े से हाई लेवल के भी पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो टीचर को भी नहीं पता होते हैं, उनको भी देखने पड़ते हैं, बुक उठानी पड़ती है कि ये किस बुक से पूछा गया है। मैं इस बात को मानता हूं, ठीक है, लेकिन कम से कम जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो तो आप अच्छे से करिए, और गारंटी के साथ सिलेक्शन होगा आपका, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप मेहनत करोगे रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी के साथ तो 101% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन क्या लिखा है आप खुद देखिए कि सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x। जो मेरे से पढ़े हैं उन्होंने डायरेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया है, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वो बराबर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है मैं लिख के बता देता हूं। जैसे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, LHL निकालूं, तो वो क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h। और किस पॉइंट पे हमें लिमिट निकालनी है, 0 पे निकालनी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, और ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस का h। अब फंक्शन x है, ये fx है आपका, ये क्या है, fx है। fx की वैल्यू क्या है, sin 1/x है, ये sin 1/x है। अब x की जगह मुझे क्या रखना है, माइनस h रखना है, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin
1 अपॉन माइनस का h, और साइन माइनस का x क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस आ गया बाहर और ये हो गया साइन 1 अपॉन h। अब कहोगे सर जी यहां 0 पुट कर दो, 1 अपॉन 0 तो इनफाइनाइट हो जाए। अरे भाई साहब मैंने वहां पे मैंने आपको पढ़ा है, लिमिट में ये क्वेश्चंस करवाए हैं कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां 0 पुट नहीं करते। हमें पता है कि साइन में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, साइन कहां से कहां लाई करेगा, -1 के 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसकी जो वैल्यू है, इसे अगर मैं k मान लूं तो जो हमारा k है वो कहां लाई करेगा, वो लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। हमें नहीं पता कि वैल्यू एग्जैक्ट क्या आने वाली है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ये वैल्यू कहां कहां के बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में आएगी। और बाहर माइनस है तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस का, अब कुछ भी मान लीजिए, मत लगाइए माइनस, अगर माइनस लगा, माइनस की वैल्यू आई तो प्लस हो जाएगी, प्लस की आई तो माइनस हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। अब इसकी मैं अगर राइट हैंड लिमिट निकालूं LHL तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 रखोगे यहां पे 0 प्लस h, ये होता है FA प्लस H, तो 0 प्लस h क्या हो जाएगा, FH हो जाएगा, और FH यहां 0 रखोगे, 0 प्लस h FH हो जाएगा, वहां रखोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h। और ये वैल्यू भी, इसको अगर मैं k मान लूं तो k हमारा कहां लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता लगा। इसका मतलब हमारे पास LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के। अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। एक मिनट जरा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आप देखते ही इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो। समझ में आ गई मेरी बातें? चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको समझाया भी है, अच्छे से क्लियर भी किया है, चीजों को बताया भी है डीएसएसबी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिख लीजिए आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और आपको खुद इन क्वेश्चंस को देख के कॉन्फिडेंस आने वाला है कि आपको भी पता लगेगा कि डीएसएसबी के अंदर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टफ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचा रखे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालना है, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, भाई साहब बच्चों वाले क्वेश्चन है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 2x प्लस 3, और 2x का दोबारा हो जाएगा तो 2 अपॉन 2x प्लस 3 आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भाई पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो पढ़े हैं, जो वास्तव में मेहनत करते हैं, उनके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। अब ये x नहीं है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या है, 2x प्लस में 3 करिए जी। देखो ऊपर क्या है, 1 अपॉन 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और ये कांस्टेंट है तो प्लस 0 करोगे तो 2 ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 2 अपॉन 2x प्लस 3। लेकिन पेपर, देखो मैं समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप लिखता हूं, पेपर में स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है, जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपके क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे पेपर में। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप मैंने जैसे अभी आपको सॉल्व करके बताया, मनी मन के 1 अपॉन 2x प्लस 3, 2x का दोबारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे पेपर में सॉल्व करना है। समझ में आ रही है मेरी बातें? अगर आती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, और जो साथी चैनल पर नए हुआ करें वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। और दूसरी बात कि अगर आपको इस टीजीटी पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम पर बिरजवासी मैथ्स का अकाउंट बना हुआ है, उसको फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, वहां आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और जो चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है? लिख लीजिए आप लोग। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप हजारों बार कर चुके हो, ऑर्डर एंड डिग्री वाले क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया और आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। कह रहा व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बोल रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड ऑर्डर है, थर्ड डिग्री है, फर्स्ट ऑर्डर है, थर्ड डिग्री है, फर्स्ट ऑर्डर है, फोर्थ डिग्री है, थर्ड ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है। ऑर्डर क्या होता है?
ऑर्डर क्या होता है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन जितनी बार डिफरेंशिएट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। भाई देखो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। भाई एक बार क्या होता है dy अपॉन dx, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या बनता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। तो यहां सबसे ज्यादा जो डेरिवेटिव है वो कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। तो ऑर्डर हमारा कितना आ गया 3। अब बात करते हैं डिग्री की, डिग्री कितनी होगी। अब डिग्री क्या होती है, जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका क्या होगी, पावर देखेंगे, और इसकी पावर कितनी है 1, तो हमारे पास डिग्री क्या आ गई 1, तो ऑर्डर 3 डिग्री 1, ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का फर्स्ट डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको खुद अपने आप से अंदर से फीलिंग आ रही होगी, क्या सर ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं ऐसे भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आप सर बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हो, मैं टफ भी कराऊंगा, मैं वो भी बताऊंगा कि ये मैंने कभी नहीं पढ़ा था। ऐसे कोई टीचर बताएगा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा था, हमें तो सब आता है। भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे अंदर कोई बनावट वाली बातें नहीं है। अगर नहीं आता तो नहीं आता, जो चीजें हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर हमें सब कुछ आता है कि हम ऊपर से आए हैं, भगवान ने हमें भेजा है जाओ बेटा पढ़ाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने भी मेहनत की है, आपकी तरह स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल कर भी रहे हैं, मेहनत करते हैं हर तरीके से, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को रीड करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को रीड करते हैं और आपके सामने ऐसे लेकर आते हैं कि बहुत आसान तरीके से, ठीक है। लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, आपको इस ना ये टीईटी जो डीएसएसबी टीजीटी का जो पेपर है ना, आपको अंत तक सारे 100 क्वेश्चनों में हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इजी टू इजी भी। और जो कहते हैं ना 40 नंबर नहीं आते 100 में से, आप खुद देखोगे मैं जो 40 क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखा दूंगा जो कुछ नहीं है, नथिंग है। अभी तक आपने जो 3 क्वेश्चन किए वो बहुत आसान थे, और अब हम 4th क्वेश्चन करने जाने हैं, वो भी बहुत आसान होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, फाइंड आउट द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, आर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। आगे क्या कह रहा है, ऑफ द जीपी। जीपी जानते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, ए हमें जीपी का फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए क्या दे रखा है 1। फिर क्या कह रहा है, सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म। थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, A3 से। फिफ्थ टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, A5 से। दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। अब आपको पता है जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला जीपी में क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1। हमें क्या कह रहा है, थर्ड टर्म, तो ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इसे हम क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर। n में एक कम हो जाता है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। भाई A3 है तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 ए आर स्क्वायर। यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 4 इक्वल टू में 90। अब ए की वैल्यू क्या है 1, यहां 1 पुट करोगे, यहां 1 पुट करोगे, तो ये क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस में आर की पावर 4, और 90 को मैं इधर ले आया, माइनस का 90 इक्वल टू 0। मैंने अपनी तरफ से देखो, इसे मैं R4 को क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर का स्क्वायर, यहां क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस का 90 इक्वल टू 0। वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां R की पावर 4 आ रही है तो मैं 9 की पावर 4 करूंगा तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि हम इसके फैक्टर कर लें। फैक्टर करेंगे तो आर स्क्वायर को मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया, x पुट कर लिया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस का 90 इक्वल टू 0। 90 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 10 और 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस का 9x माइनस का 90 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू आ गई, माइनस का 10 और 9। अब यहां पुट करो, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 10। दूसरी क्या आई, आर स्क्वायर इक्वल टू 9। अब एक बार बताओ, कभी भी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहां क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, इसका मतलब यहां नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, ये तो कैंसिल हो गया। यहां इसे बिल्कुल 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, देखने में आपको मजा आ रहा होगा पढ़ के कि हाँ डीएसएसबी भी हम क्रैक आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 100 में से 40 नंबर लाने
तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर 100 में से 60-70 लाने होते तो मैं कहता हूं कि चलो हाँ मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, डीएसएसबी के लिए, क्योंकि उसका जो पूछने का तरीका है उन क्वेश्चंस का। और मैं इस बार देखो, मुझे इस बार फीलिंग ये आ रही है कि आपका 11th-12th का ज्यादा आएगा, ग्रेजुएशन का मुश्किल से 10 to 20% पूछा जाएगा। तो आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन करिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। दोनों की तैयारी पैरेलल हो सकती है, डीएसएसबी की साथ साथ और यूपी वालों की बिल्कुल साथ साथ। समझ में आ रही है? और जो बिहार वाले हैं वो भी कर सकते हैं तैयारी, ठीक है। उनका एग्जाम भी ऐसा ही आता है, कोई टफ नहीं आता है। टीजीटी पीजीटी का बहुत आसान आता है। जो इस बार हुआ था वो भी कोई टफ पेपर नहीं था। समझ में आ रही है मेरी बातें? चलिए करिए, आगे चलते हैं। फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा वरना पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है? dy अपॉन dx पढ़ाया हुआ है। ऑफ द फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx। 25 कांस्टेंट है, 0 हो गया डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। किस पे पूछ रहा है? एट x इक्वल टू 2 पर। तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 2 रखोगे यहां पे तो 2 2 4, तो आंसर क्या आ गया? माइनस का 4 करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आसान क्वेश्चन। मैं ही कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन, अभी तक आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा के नहीं है और कम में ही कर लोगे आप, ठीक है। लिख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है? इफ dy इक्वल टू 2x की पावर 5 dx देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द y इन टर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन पूछी है आपको, समीकरण पूछा है किसमें? y का। किसके टर्म में? x के टर्म में पूछा है। इफ द कर्व, जो कर्व आएगी वो पास कर रही है किससे? 1,2 से पास कर रही है। अब देखिए, अब एक बात बताइए, हमसे इक्वेशन पूछी है ना, इसमें यह समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा क्या करें, लेकिन आप इतना तो सोच ही सकते हो कि आंसर में क्या दिया हुआ है। ना तो dy आ रहा ना dx आ रहा। इसका मतलब यहां से मुझे dy और dx को खत्म करना पड़ेगा। और dy और dx कब खत्म होते हैं? जब हम दोनों साइड क्या लगा देते हैं? इंटीग्रेशन। तो देखो क्या दिया हुआ है? dy इक्वल टू दिया हुआ है 2x की पावर 5 dx। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। dy का क्या हो जाएगा? d से इंटीग्रेशन खत्म, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है, तो क्या बचा? y बचा। यहां क्या आया? 2। इसका इंटीग्रेशन करोगे x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये 5 प्लस 1 6 अपॉन में 6, और प्लस में ये इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है। और इंडेफिनेट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट साथ में आता है प्लस c, क्योंकि डेफिनेट में लिमिट दी हुई है। लिमिट का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन पता लग गया कि हमें यहां से यहां तक करना है, लेकिन इसमें हमें नहीं पता कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है। इसलिए इसको रोकने के लिए, बाउंड करने के लिए एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? c कहते हैं। अब कह रहा है ये 2 से 3 टाइम्स, वो कह रहा है कि ये जो कर्व है वो किससे पास हो रही है? 1,2 से। इस कर्व को पास करवा दो 1,2 से। ये x है, ये y है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2 इक्वल टू x की वैल्यू 1 की 6 करोगे 1 आएगा, अपॉन में 3 प्लस में c, तो c यहां से क्या आ गया? 2 माइनस 1/3, तो ये क्या आ गया? 5/3। अब पुट कर दो यहीं पे इक्वेशन फर्स्ट में ही c की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू x की पावर 6 अपॉन में 3, और c की वैल्यू क्या आ गई? प्लस में 5/3। एलसीएम लोगे तो एलसीएम 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 3y इक्वल टू x की पावर 6 प्लस 5, 3y को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? x की पावर 6 माइनस का 3y, और ये क्या है? प्लस में 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। बताइए। और देखो, अब ये तो था इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन था, आप देखो, आप डायरेक्ट करना चाहें, उसने कहा है कि जो इक्वेशन आ रही है वो किससे पास हो रही है? 1,2 से पास हो रही है, तो हम ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस ऑप्शन में 1,2 पुट करूं तो 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 6 1, माइनस का y की वैल्यू 2 पुट करोगे 3 2 6, प्लस में 5 इक्वल टू 0। 5 प्लस 1 6 से 6 कट गया, 0 बराबर 0। इतनी बड़ी कहानी लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपका एक लाइन में आंसर आ गया। तो कई बार हम क्या करते हैं? ऑप्शन से भी कर लेते हैं क्वेश्चंस को। समझ में आ रही है बात? हो सकता है कि 2 आंसर देखो यहां पुट करें तो क्या आएगा? यहां भी नहीं आएगा। 2 प्लस 1 3 माइनस 2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहां पुट करोगे तो भी
3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो रहा है, यहां भी नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। इतनी बड़ी कहानी करने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है तो वो उसको सेटिस्फाइड जरूर करेगी, और जरूर करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? करेक्ट आ गया। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? लिख लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। दोनों ही, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका जाना पहचाना हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और एक तो बिल्कुल ही पता नहीं, मुझे ही नहीं पता था कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ये मुझे भी नहीं पता। अब आप कहोगे सर जी और तो लोग ऐसे कहते नहीं है। भाई मैं डायरेक्टली बोलता हूं कि जो मुझे नहीं पता है वो नहीं पता, इसको मैंने खुद फाइंड आउट किया है, तब जाके मुझे पता लग गया कि फैम की डेफिनेशन होती क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती क्या है, तब मैंने आपके सामने रखा है। अब कहोगे सर जी ऐसे क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे आते हैं? इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको पता ही नहीं है कहां से पूछे गए हैं, तो भी आपकी बल्ले बल्ले हैं। 90 क्वेश्चन तो आते हैं, 90 में से 50 करके आओ, 40 करके आओ, 70 करके आओ, 60 करके आओ, वो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ये थोड़ी दिलाएंगे। छोड़ो इन्हें, इनके पीछे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, सोचना ही नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं, जो कराए गए हैं, उन पे फोकस करना है आपको, ठीक है? जैसे क्वेश्चन ये है, अगर ये सीधा फॉर्मूला है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n, सीधा फॉर्मूला होता है e। अगर आप कहोगे सर जी फॉर्मूला तो हमें याद नहीं है, सोल्व कैसे करेंगे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फंक्शन की पावर फंक्शन। अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, fx की पावर अगर gx है, तो इसको मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया था। क्या करते हैं, इसे e की पावर में लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, और जो फंक्शन होता है उसमें से एक घटा देते हैं, और जो पावर में होता है उसे हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। यह मैंने आपको लिमिट में बहुत कराया है। अब देखो ये है हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n, तो हम क्या करेंगे, e की पावर में लिख देंगे, लिमिट को n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो फंक्शन है उसमें से एक घटा देंगे, और जो पावर में है उसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर बचा n का 1 में मल्टीप्लाई n, नीचे क्या बचा n से n कट गया, 1 बचा, लिमिट लगाओगे तो 1 ही आएगा, तो e की पावर 1 क्या होता है, e होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, b इज अ करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? अच्छा जी, इसकी सीधी डेफिनेशन है, फैम की डेफिनेशन क्या होती है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस के पीछे मत पड़ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा रिपीट हो जाएगा, नहीं तो आपको इसे करने की जरूरत नहीं है। आएगा तो बस एक बार देख लेना, फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, इसे टिक लगा देना, नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, ठीक है? लिख लीजिए आप लोग। देखो दो क्वेश्चन फिर आपके सामने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको खुद मेजरमेंट कर रहे होंगे, अपने आप से फील भी आ रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि डीएसएसबी का एग्जाम सारा ही टफ आता है, कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता, सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई ना कर सके। आपके अंदर बस ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। काम कोई भी हो, जब दशरथ माझी अपने लिए पूरे पहाड़ को तोड़ सकता है, तो यार आपके लिए तो छोटा सा एग्जाम है, तो वो क्रैक आउट तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपके ऊपर, ठीक है? चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, 0 ऑफ x² - 100 विल बी 0। 9th का क्वेश्चन है, इक्वल टू 0 रख दो, इसको सॉल्व करोगे तो a² - b² से 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a - b और a + b, या आप इसे सीधा उधर ले जाओ, x² इक्वल टू 10 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-10, प्लस का 10 और माइनस का 10। ऑप्शन में देखो कौन सा है, b है, -10 है नहीं, तो 10 हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब आ जाओ यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 25/x। अब ये लिमिट का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो लिमिट रख के चेक करते हैं क्या हमें कोई वैल्यू दे रहा है, कहीं 0/0 तो फॉर्म नहीं बन रही है, एल हॉस्पिटल तो नहीं लगाना पड़ेगा, तो हमने सीधा रखा, वैल्यू पुट की यहां पे, तो क्या आएगा 25/0। यहां 0/0 तो बन नहीं रहा, जो हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, इसका मतलब सीधा हमें ये वैल्यू दे रहा है, तो किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है वो संख्या क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। भाई साहब 10-10 सेकंड के आंसर है, 10-10 सेकंड के,
ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप 40 मार्क्स लाना तो बहुत आसान की बात है डीएसएसबी में, और यही क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। अब की बार तो चलो जनरल पेपर हटा दिया है, इस वजह से थोड़ी सी मेरिट पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप अपना मेहनत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरिट पे अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो। ठीक है, लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किस मान के लिए दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए? तो एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 0 पे, -1 पे, 1 पे, 2 पे। अरे ऐसे क्वेश्चंस तो लाइन में सिखाए हुए हैं, एक लाइन खींचो और डायरेक्ट आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस सारे बताए हुए हैं। देखो ये फंक्शन, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफाइन है। किस पॉइंट पे डिफाइन है? एक तो -1 पॉइंट पे डिफाइन है और एक 1 पॉइंट पे डिफाइन है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, यहां लाइन खींचेंगे -1 और यहां खींचेंगे 1। देखो 1 के लेस में क्या वैल्यू है? 1 के लेस में वैल्यू है x + 4। -1 के राइट में क्या वैल्यू है, मतलब ग्रेटर देन। -1 ग्रेटर देन है तो क्या है हमारे पास फंक्शन x²। 1 के लेस में क्या फंक्शन है? x²। 1 के राइट में क्या है? 2 माइनस का x, तो यहां लिख दिया 2 - x। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा इस वैल्यू को इन फंक्शन में पुट कर दो। अगर ये दोनों LHL, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, सिखाया हुआ है मैंने। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और बराबर नहीं आए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। चेक करो, -1 पुट करोगे तो -1 + 4 क्या आया? 3। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1। क्या ये 3 = 1 आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस है -1 पर। और चेक करो, क्या 1 पे चेक करते हैं, 1 पे ही वैल्यू पुट करो, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा। और 1 यहां पुट करोगे, 2 - 1 क्या आएगा? 2 - 1 आएगा 1। तो ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट बराबर आ रहे हैं। किस पॉइंट पे? 1 पे। इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है हमारा? कंटिन्यूअस है। बताइए, बहुत अच्छे से पढ़ाया है कंटिन्यूटी मैंने। अगर ये लेफ्ट वाली लिमिट, राइट वाली लिमिट बराबर आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर बराबर नहीं आ रही है तो डिसकंटिन्यूअस। तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? -1 पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? करेक्ट। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। जितने भी साथी मेरे देख रहे हैं वो सभी लाइक जरूर किया करें, और चैनल पर नए हुआ करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये आपकी फैमिली है और ये हमारी भी फैमिली है, आप हमारी फैमिली है। तो जब आप चैनल तो मैं क्या कह रहा था, आप हमारी फैमिली हो और हम आपकी फैमिली हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिया करें, जिससे कि आपको जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम पर तो नोटिफिकेशन हम भेज देते हैं क्लास से पहले। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग इसे, फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ट्रिक बताई हुई है इसकी, तो मैंने करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर आ जाता है इसका 1/3। ट्रिक बताई हुई है कैसे, कि फाइंड आउट द एरिया इंक्लोज्ड बाय पैराबोला। क्या होता है पैराबोला? जब ऐसे पैराबोला होते हैं कि x² = 4ay और y² = 4ax, तो एरिया जो इंक्लोज होता है इनसे, रिक्वायर्ड एरिया जो बनता है वो क्या बनता है? 4a × 4b। इसे b कर लो चाहे, 4b/3 ये बताया हुआ है। 4a की वैल्यू कितनी है? 1। इसका कोफिशिएंट 1 ही तो है, तो 1 × में इसका कोफिशिएंट क्या है? 1/3। तो आंसर क्या आ गया? 1/3। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है पेपर में, सीधा हम देखते हैं इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3। तो 1 × 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। मजा आ रहा है पढ़ने में? ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस, मोस्टली सभी एग्जाम के ऐसे ही होते हैं। किसी भी एग्जाम को आप उठा लीजिए, लिख लीजिए आप इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब आपको बताए हुए हैं पूरे चैप्टर में, रिलेशन के में। देखो कैसे करेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन।
नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है क्या, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए 2 की पावर n माइनस 2 इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब एलिमेंट इसमें कितने होने चाहिए, 3 और 3 से ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, दैट कैन बी डिफाइंड बाय द फंक्शन, कितने एलिमेंट है इसमें, 3, n इक्वल टू 3, तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, n की वैल्यू 3 पुट कर दो यहां पे, माइनस का 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये n माइनस 3, 2 की पावर n माइनस का 3, अगर माइनस 2 करते तो 6 आएगा, यहां 3 करिए, फॉर्मूले में 3 होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो ये 8 माइनस का 3 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो कई बार अगर हम मिस्टेक से लिख भी देते हैं, अगर हमने पढ़ी है चीजें तो फटाक से याद आ जाती है हमें, ऑप्शन में 6 है नहीं भाई, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा और 6 ऑप्शन में है नहीं, तो मुझे पता लग गया कि यहां मैंने मिस्टेक की है, 2 की पावर n माइनस का 3 आने वाला है यहां पे, ठीक है, लिख लीजिए आप इसे। फिर चलते हैं आगे, देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये क्वेश्चन तो मैंने स्पेशली एक वीडियो अलग से ली थी आपको समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। वो क्या कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के 3 जीरो रियल जीरोस होंगे, नो जीरोस होंगे, मतलब रूट जो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं क्या करने के बाद, फैक्टर करने के बाद, 1 नेगेटिव एंड 2 जीरोस होंगे, 2 इमेजिनरी जीरोस होंगे, 1 पॉजिटिव एंड 2 इमेजिनरी जीरोस होंगे। तो भाई साहब ये मैंने फाइंड आउट करना आपको सिखाया था। अगर ये पॉलिनोमियल है px, अगर ये पॉलिनोमियल px है x क्यूब प्लस में 4x प्लस में 8, मैंने आपको सिखाया था कि यहां जितने भी साइन चेंज होते हैं माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, उतने पॉजिटिव जीरोस, पॉजिटिव रूट्स होते हैं। तो यहां देखिए, यहां क्या है प्लस, यहां क्या है प्लस, यहां क्या है प्लस, क्या कोई भी साइन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां भी नो पॉजिटिव रियल जीरोस, यहां कोई भी क्या है, रियल जीरोस पॉजिटिव वाला नहीं है। नेगेटिव कैसे फाइंड आउट सिखाया था मैंने करना, x की जगह क्या रख दो, माइनस एक्स रख दो, यहां माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का क्यूब क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब, यहां रखोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स और प्लस में 8, क्या क्या साइन आए, माइनस माइनस प्लस, तो फिर साइन चेंज देखेंगे, यहां माइनस से माइनस क्या साइन चेंज हुआ, नहीं हुआ, माइनस से प्लस साइन चेंज हुआ, हां, कितने साइन चेंज हुए, इस पूरे पॉलिनोमियल में एक साइन चेंज हुआ, कब, जब हमने x माइनस एक्स रखा है। तो जो जितने साइन चेंज होते हैं वो होते हैं नेगेटिव रियल जीरोस, नेगेटिव जीरोस, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि इस वाले इक्वेशन में पॉजिटिव रियल तो है नहीं, पॉजिटिव जीरोस तो है नहीं, एक नेगेटिव जीरो है रियल वाला। अब टोटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, क्योंकि जितनी पावर होती है इक्वेशन की उतने रूट्स होते हैं, तो यहां पे 3 रूट्स होंगे। 3 में से हमें पता लग गया कि एक तो रियल है और उसमें भी क्या है, एक रियल में नेगेटिव है, नेगेटिव रियल। तो बचे हुए 2 कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे भाई साहब, कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो देखो 1 नेगेटिव एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, इसकी स्पेशल हमने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गई, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो जाते हैं। चलिए लिख लीजिए, देखो सीधा फॉर्मूला दे दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में सीधा हमसे क्या पूछ लिया है, फॉर्मूला पूछ लिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। क्या होता है, 3xyz होता है। ये तो फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस का 3xyz किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां मल्टीप्लाई में मैं नीचे लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब यहां x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दे रहा है, तो देखो 0 यहां पुट करोगे, 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करो तो क्या आता है 0। तो यहां पे क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस का 3xyz, और ये 3xyz उधर चला जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 3xyz आ गई। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया,
करेक्ट हो गया। तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि डीएसएसबी का एग्जाम टफ आता है, मैं बार बार कह रहा हूं आप सब लोग मौका मिल रहा है तो एग्जाम जरूर दें। और सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन आपका कि ब्रिजवासी मैथ्स का जैसे डाउट होते हैं तो ब्रिजवासी मैथ्स का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां बहुत सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं कि अपने डाउट भेजते हैं और वो सॉल्यूशन भेजते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अगर कोई डाउट भेजता है तो आप उनको भेजिए, अगर आपके डाउट है तो आप वहां भेजिए, आपका सॉल्यूशन कोई ना कोई देगा जरूर। ठीक है, तो चलिए आपकी सुविधा के लिए वो बनाया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि टीजीटी पीजीटी का ब्रिजवासी मैथ का सबसे बड़ा ग्रुप होगा व्हाट्सएप, जहां बच्चे इतने सारे जुड़े हुए हैं और वास्तव में ही मेहनत भी करते हैं। चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है आपको बताया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है dy अपॉन dx, या उसे हम m भी बोलते हैं या उसे tan थीटा भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास y है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होगा, dy अपॉन dx। पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। अब ये फंक्शन कैसा है, डिवीजन वाला है, फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला रूल लगा दो, डिवाइड वाला, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई, अब ऐसे तो याद नहीं करना, सेकंड का स्क्वायर सेकंड सेम फर्स्ट माइनस फर्स्ट सेम सेकंड का, ऐसे नहीं, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब आप इसे सॉल्व करोगे, अब देखो चाहो तो आप डायरेक्ट 0 0 यहीं पुट करो, आगे सॉल्व करके एक स्टेप क्यों बढ़ाना, यहीं 0 0 पुट करो, dy अपॉन dx किस पॉइंट पे, एट x 0 0 पे, 0 0, इसका मतलब जहां x है वहां 0, जहां y है वहां 0 रखो, 0 प्लस 1, देखो यहां 0 प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा, और यहां क्या है 4 माइनस ये टोटली सारा 0 हो गया, 0 इंटू 4 0 सब 0 अपॉन में 0 प्लस 1 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 4 इंटू में 1 अपॉन 1 क्या आ गया 4, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया करेक्ट। तो आप ये मत सोचना जहां पॉइंट पुट करने होते हैं तो उसे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट कर दो वहां पे, उससे क्या है कि आपकी एक स्टेप बच जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं यहां से 4 का मल्टीप्लाई यहां करता, फिर 4 का यहां करता, फिर 4 2 जा 8x स्क्वायर, उनमें से एक्स स्क्वायर वाले घटाता, माइनस का 4 माइनस 4x स्क्वायर बचता, फिर मैं लिमिट पुट करता, क्यों 2-3 स्टेप बढ़ाने, सीधा हम क्या करेंगे जहां वैल्यू पुट होनी होती है वहां वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, इसे लिख लीजिए आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, क्या बोल रहा है, अभी जो कराया है वही पूछा है कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि dy अपॉन dx, लाइन फॉर द कर्व एक्स वाई क्यूब माइनस का वाई एक्स क्यूब इक्वल टू 2 एट 1 कॉमा माइनस 1। वहां तो y हमें सेपरेट दिया हुआ था तो हमने dy अपॉन dx निकाल लिया, अब यहां तो सेपरेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ऐसे ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, भाई करना पड़ेगा ऐसे ही, x सेम y क्यूब का करोगे तो क्या आएगा 3y स्क्वायर और y का क्या हो जाता है dy अपॉन dx, प्लस फिर सेकंड वाला फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 माइनस, अब देखो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, अब बीच में आता है प्लस लेकिन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहां पे, तो ब्रैकेट से अंदर माइनस हो जाएगा वो, तो मैं सीधा माइनस लिख देता हूं। फिर क्या है सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx और इक्वल टू ये क्या हो गया 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब देखो मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधा पॉइंट पुट करूंगा, किस पॉइंट पे हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 कॉमा माइनस 1 पर, मींस x की वैल्यू 1 y की वैल्यू माइनस 1, पुट करो x की वैल्यू 1 इंटू में 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आ गया dy अपॉन dx, प्लस y की वैल्यू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, सीधा यहां क्या लिखेंगे माइनस का 1 माइनस, यहां पुट करो देखो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1
इंटू में x की वैल्यू 1, 3 इंटू 1 3, माइनस x की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1 इंटू में dy अपॉन dx इक्वल टू में 0। अब देखो यहां पे तो 3 dy अपॉन dx आ रहा है, यहां 1 dy अपॉन dx आ रहा है, घटाओगे तो क्या आएगा 2 dy अपॉन dx। अब देखो 3 माइनस 1 क्या बचा 2, और 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो यहां क्या बचा 1, तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ गई माइनस का 1 आ गई। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अब आप इसे सॉल्व करते पहले dy अपॉन dx को कॉमन लेते, इन फंक्शन को उधर भेजते तो टाइम लगता, तो हमें टाइम नहीं लगाना पेपर में, हमें स्मार्ट बनना है, और स्मार्ट तभी बन पाओगे जब और लोगों से सॉल्यूशन ढंग से करोगे, स्मार्ट तरीके से करोगे, लॉन्ग के बजाय शॉर्ट तरीके से करोगे, तभी आप आगे निकल सकते हो औरों के बजाय। ठीक है, तो ये देखो कहीं ट्रिक नहीं होती है, ये ट्रिक नहीं होती है, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सबको पता है dy अपॉन dx होती है। ये ट्रिक क्या है कि आप कैलकुलेशन को शॉर्ट कर रहे हो, जहां आपको 3 स्टेप करने हैं वहां एक स्टेप में काम कर रहे हो, तो वो होता है शॉर्ट मेथड। ठीक है, जहां ट्रिक नहीं होती है वहां शॉर्ट मेथड आपका कैलकुलेशन बनाती है। जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, जितनी कैलकुलेशन आप लिखना कम करोगे, वो कब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तब ये चीजें सामने आती हैं। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके हो, बस उसको क्या कर दिया डिफरेंट तरीके से लिख दिया है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है लेट अस से ए बी सी आर इन एपी, 3 नंबर है ए बी सी और वो किसमें है एपी में है, और जब फंक्शन ए को जो आपके टर्म एपी में होते हैं तो आपको पता होना चाहिए उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। ये तो आप जानते हैं कि 3 नंबर एपी में है तो सीधा हम क्या लिख देंगे 2b बराबर a प्लस सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं b बराबर a प्लस सी बटे में 2, इसे 2b को हम b प्लस b भी ले सकते हैं। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो देखो आपको यह भी पता होना चाहिए जब कोई नंबर एपी में होते हैं उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, तो ये क्या आ गया b माइनस का a, थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म c माइनस b, क्या ये ऑप्शन में है b माइनस a c माइनस b, ये तो सही है। हमसे गलत पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो गलत है जो सही नहीं है वो बताना है आपको। तो इसको आप सॉल्व करोगे, देखो b को इधर लाओ तो ये तो b ऑलरेडी है, इस b को इधर लाओगे तो प्लस b हो जाएगा, और यहां क्या है c, इस a को उधर लेके जाओगे तो प्लस a हो जाएगा। तो देखो b प्लस b इक्वल टू a प्लस c, ये भी सही है। b और b को जोड़ेंगे तो 2b बराबर a प्लस c, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हुआ गलत, कि इस तरीके से 3 नंबर को एपी में नहीं लिख सकते। समझ में आ गई बात, तो आपको ये चूज करना है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी को आता भी होगा। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करने में कमी नहीं होनी चाहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहां भी आप कर सकते हैं सब लोग शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सीधे वैल्यू पुट करो आंसर आएगा आपका। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं साथियों जिसमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी बस मेमोरी बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन Pn प्लस 1, क्या इक्वेशन है Pn प्लस 1 इक्वल टू a Pn प्लस में b, फिर कह रहा है कैलकुलेट P2 कैलकुलेट करना है। अगर मुझे P2 चाहिए तो यहां n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 1 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पुट करो n की वैल्यू में 1 पुट करता हूं, तो यहां पे क्या आया P1 प्लस 1 2 इक्वल टू a P1, n की वैल्यू 1 प्लस में b, और देखो a की वैल्यू कितनी है 3, मैं यहां पुट कर देता हूं 3, b की वैल्यू कितनी है -1, तो यहां -1 पुट करोगे तो b -1 हो जाएगा। अब मुझे जरूरत किसकी पड़ी, P1 की जरूरत पड़ी। अब P1 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, अब मैं यहां P1 कब आएगा, जब मैं यहां n की वैल्यू क्या पुट करूंगा 0, इसमें n की वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो यहां क्या आएगा P1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3, यहां n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो P0, b की वैल्यू कितनी है -1, तो देखो P0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी हुई है 2, तो यहां 2 रखोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 -1 कितना आ गया 5, तो हमें P1 की वैल्यू मिल गई 5। देखो
ये P1 आ गया, P1 की वैल्यू पुट करो, यहां पे 5 पुट करोगे, 5 3 15 माइनस का 1 कितना आ गया 14। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया करेक्ट। अब बताओ इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत थी क्या? नहीं थी, बिना फॉर्मूले ही ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे भी पूछे जाते हैं जहां फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है साथियों, ठीक है। आपकी मेमोरी बेस्ड होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, बस ऐसे क्वेश्चंस भी कम से कम 10 से 15-20 पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, और आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इस पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड आर, कि जो डाइवर्जेंस होता है और जो कर्ल होता है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल के क्वेश्चंस जहां ट्रिक लगती है वहां ट्रिक के साथ बताएं, बहुत बेहतर तरीके से ग्रेजुएशन वाले चैप्टर्स को पढ़ाया है। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा क्या कि भाई आप ये जरूर देखा करें कि ग्रेजुएशन वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, वहां से जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एग्जाम में वो बहुत इजी होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। और किसी भी क्वेश्चंस में 1 मिनट का टाइम तो लगता ही नहीं है, चाहे वो यूपी टीजीटी का एग्जाम ले लो, चाहे आप पीजीटी वाला एग्जाम ले लो, चाहे दिल्ली का एग्जाम ले लो, जहां ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत इजी होते हैं। और उन चैप्टर को छोड़ के ना जाया करें, उन चैप्टर्स को जरूर किया करें। समझ में आ रही है मेरी बातें? आप चाहे 12th का एक आध चैप्टर छोड़ दें, 11th का 1-2 चैप्टर छोड़ दें जो नहीं आते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वाले चैप्टर बिल्कुल ना छोड़ें। हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हुए हैं, आप उनको जरूर कवर किया करें, क्योंकि वहां से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाइवर्जेंस क्या होता है? डेल डॉट एफ। कर्ल क्या होता है? डेल क्रॉस एफ। यही तो होता है। ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। ऑप्शन नंबर क्या है? डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो भाई साहब 20 क्वेश्चन हमने इस डीएसएसबी टीजीटी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। भाई बोलते हुए भी थक जाते हैं लगातार एक साथ बोलना। ऐसा तो है नहीं कि भाई वीडियो को एक साथ सारी को रिकॉर्ड कर लो और आपके पास भेज दूं, नहीं, मेरा ये मोटिव नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा जाए लेकिन अच्छे तरीके से जाए, एक साथ नहीं जाए। एक साथ पढ़ोगे तो भी आप कवर नहीं कर पाओगे, एक साथ उसे पढ़ भी नहीं पाओगे। तो छोटे छोटे पार्ट में आपके पास जब ये क्वेश्चन पहुंचेंगे तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हां हम डीएसएसबी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, यूपी टीजीटी के एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। इतने बड़े टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आज के इन 20 क्वेश्चंस में आप ये देखिए कि हां एक क्वेश्चन फैम वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ नहीं था, बाकी के सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है, सेम टू सेम देखने को मिले होंगे आपको। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम हमने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, यही ब्रजवासी मैथ्स की अभिलाषा रहती है कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और आप हमें मिठाई का डिब्बा भेजें। मिठाई का डिब्बा मत भेजना, बस आप एक मैसेज करके बता देना कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, इस पोस्ट पे हुआ है, यहां हुआ है। उसी में हमें इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि और जो साथी आपके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेहनत करने का एक हमें मौका मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।